आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा है पहला। इसका चौथा पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट है। 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उन्हें पहले देख लीजिए। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में। देखिए क्या था, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में बट गया था, यानी 2 पावर ब्लॉक्स हो गए थे। एक तरफ आपको यूएसए का अलायंस दिख रहा था, दूसरी तरफ आपको यूएसएसआर का, और दुनिया के बहुत सारे देश इन अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे देश जो थे इससे जुड़ रहे थे। अब ऐसे में जो न्यूली इंडिपेंडेंट पाने वाली जो कंट्री हैं या फिर आपको जो बिल्कुल नए नए आज़ाद होने वाले देश थे, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अब उनके सामने यही ऑप्शन था, या तो यूएसए में जाओ या यूएसएसआर में जाओ। तो ये डर रहे थे कि कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए। तो ऐसे में इनके लिए वरदान साबित हुआ नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट ने क्या किया, इनको एक तीसरा ऑप्शन दे दिया कि आप ना तो यूएसए में जाओ ना यूएसएसआर में जाओ, तुम हमारे साथ आओ नेम में, यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट। और यहाँ पे तुम क्या रहोगे, बिल्कुल अपनी आज़ादी आपको मिली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना किसी ही सुपर पावर का तुम्हारे पे ज़्यादा दबाव होगा। ठीक है, ना हमें कोई टेंशन होगी फालतू की कि हम गुलाम हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था इनके सामने। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट यही कहलाता है। अब यहाँ पे आपसे नॉन अलाइंग मूवमेंट से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए पहले थोड़ा और डीप समझते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट को, और अच्छे से समझते हैं। देखिए, नॉन अलाइनमेंट ऑफर्ड the newly decolonized country of Africa, Asia and Latin America a third option not to join either alliance। यानी कि ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था, इसने ऑफर दिया नए आज़ाद हुए देशों को, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हों। इनको क्या ऑफर दिया कि आप आओ, आपके सामने एक तीसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं। ना तो आपको यूएसए में जाना है, ना आपको सोवियत यूनियन में यानी यूएसएसआर में जाना है। आप हमारे साथ रहिए, नेम में जुड़ जाइए, जिससे कि क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेम वाज फाउंडेड बाय 3 प्रोमिनेंट लीडर। अब देखिए, नेम यहाँ पे नॉन अलाइंग मूवमेंट को शॉर्ट में कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के फाउंडर जो लीडर थे उनके नाम बताइए। तो देखिए 5 लीडर थे। अब समझिए कौन कौन से हैं। देखिए पहले तो 3 लीडर थे, ये आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। बाद में इन दोनों ने इनको सपोर्ट कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो आपको याद रखना है ना। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गमाल अब्दुल नासिर जो कि लीडर थे इजिप्ट के, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1956 में एक मीटिंग की थी जो सक्सेसफुल रही। इनको सपोर्ट मिल गया इन 2 लीडर का। सुकर्णो जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, वामे एनक्रुमा जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे घाना के, इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये टोटल कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। आपके सामने इमेज है। अब देखिए मैं इनको एक नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। आप मुझे कमेंट में बताइए 1 2 3 4 5 लिख के कि कौन सा लीडर का नाम क्या है। आप इमेज को देखकर समझ जाएंगे और मुझे नाम बताएंगे। पहले नंबर पे तो जवाहरलाल नेहरू, आप आराम से बता दोगे। ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं जो 5 लीडर हैं, जो कि फाउंडर माने जाते हैं नेम के। आपको इन पांचों के नाम याद रखने जरूरी हैं। आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, किसी एक का नाम पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में पूछेंगे, या फिर आपके सामने इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ये नाम दे देंगे और साथ में ये ऊपर नीचे कर देंगे, बोल देंगे मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो आपको मैच करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 5 लीडर, आपको नाम याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये जो नेम था, इसका फर्स्ट सबमिट हुआ था, जो पहला सबमिट हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था, ये भी आपसे के पेपर में पूछा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कितने मेंबर ने अटेम्प्ट करा था, 25 मेंबर ने अटेम्प्ट करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, द लेटेस्ट मीटिंग जो है वो 18th सबमिट है। ये कब हुई थी, ये 2019 में अजरबैजान में ये मीटिंग हुई थी। और इसमें 120 मेंबर एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज शामिल हुए थे। अब देखिए ये हो सकता है कि आपके पास शायद ओल्ड वाली एनसीईआरटी हो। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें आपको यहाँ पे 14th सबमिट मिलेगा आपकी बुक के अंदर। अगर आपकी बुक में 14 सबमिट दे रखा है तो आप समझ लो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है।
ठीक है, आपको एनसीईआरटी न्यू वाली डाउनलोड करनी है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगी। उसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो न्यू मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेम बिकम ए पॉपुलिस्ट ग्लोबल ग्लोबल मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था, ये धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ही मतलब फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया ये मूवमेंट। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज थी जिनके वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम था और इनके इंटरेस्ट भी अलग थे, इन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए इसके मेंबर जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब यहाँ से यहाँ तक तो सही था, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे थे, बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बनेंगे आपके या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 6 मार्क्स के क्वेश्चन। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्या नॉन अलाइंग मूवमेंट को हम आइसोलेशनिज्म कह सकते हैं या हम इसको न्यूट्रलिटी कह सकते हैं? तो आपको इन दोनों मतलब का इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अब आपको इनको मतलब नहीं पता तो आपको दिक्कत होगी, तो आप इसको समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी। यानी कि अगर हमने नॉन अलाइंग मूवमेंट को अपना रखा है, हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अपना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होता है। क्वेश्चन ये बनेगा, इज नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशनिज्म। क्या नॉन अलाइंग मूवमेंट को हम पृथकवाद कह सकते हैं? ठीक है, हिंदी में इसको अलगाववाद या पृथकवाद कहते हैं, क्या इसको हम पृथकवाद कह सकते हैं? तो आंसर समझिए, नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म। यानी ये बिल्कुल भी इसको हम आइसोलेशनिज्म को नॉन अलाइन से जोड़ जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का मतलब आइसोलेशनिज्म बिल्कुल नहीं होता है। आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है अपने आप को दुनिया से, यानी वर्ल्ड के जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उससे अपने आप को अलग कर लेना, दूर कर लेना। यानी दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी नीति को अपनाते हैं, तो एक तरह से आइसोलेशनिज्म वाला हो जाता है। ठीक है, तो आइसोलेशनिज्म आखिर क्या है, इसको किसने अपनाया था? तो यूएसए ने अपनाया था। ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट था। अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने 1787 जो यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तब से लेकर जब तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तब तक जो नीति अपना रखी थी, यानी लगभग हम बात कर सकते हैं 1787 टू 1914, इतने लंबे समय तक यूएसए ने आइसोलेशनिज्म वाली भूमिका निभाई थी। इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बना रखी थी, यानी अपने आप को दुनिया के मामलों से दूर रख लिया था। ठीक है, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब आइसोलेशनिज्म बिल्कुल नहीं होता। अब कैसे कह सकते हो आप नहीं होता? तो समझिए, इन कंपैरिजन ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, हैव प्लेड एन एक्टिव एंड वाइब्रेंट रोल इन मीडिएटिंग। अब देखिए, नॉन अलाइंग कंट्रीज जो थी, भारत भी जिसमें शामिल था, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस चीज में? मीडिएटिंग में, यानी मध्यस्थता करवाने में। जो देशों के बीच में विवाद चल रहा था या जो कंट्रीज के बीच में कोई वॉर जैसी स्थिति हो रही थी, तो ऐसे में जो नॉन अलाइंग कंट्री थी उन्होंने मीडिएटिंग भूमिका निभाई, यानी एक्टिव रहे ये बिल्कुल इसमें। तो आप क्या क्या यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि ये आइसोलेशनिज्म का मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट होता है? तो आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने तो भूमिका निभाई है, लेकिन इसका मतलब तो होता है अपने आप को दूर रख लेना, पर ये तो अपने आप को दूर नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा था। क्योंकि ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट थी, मूवमेंट में शामिल जो देश थे, ये चाहते थे कि ये जो प्रतिद्वंदी है, जो कॉम्पिटिटर है, जिनके बीच में विवाद चल रहा है, ये इन यहाँ पे शांति हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, इसलिए इन्होंने प्रयास करा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मदद की, जो भी हो सकता था मीडिएटिंग करने का पूरा प्रयास किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइंग मूवमेंट को हम आइसोलेशनिज्म बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से सेकंड आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इज नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी। क्या इसको हम न्यूट्रलिटी कह सकते हैं? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, मतलब ही नहीं रखना। कोई सही, किसी को ना तो ये बोलना है कि ये सही है, ना ये बोलना है कि ये गलत है, यानी अपने आप को बिल्कुल उससे अनभिज्ञ कर लेना। तो देखिए, नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर है, यानी कि वॉर जो हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखना, अलग रखना है, ऐसी पॉलिसी है। बट हम इसे कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइंग वाले कंट्री थे, उन्होंने इस चीज को नहीं माना था। उन्होंने तो अपने आप को उसमें शामिल किया था, युद्ध में शामिल हुए थे, बहुत सारे देशों के बीच में उन्होंने युद्ध सुलझाया था। ठीक है, आपने देखा था ना, नेहरू जी ने कोरिया के संकट में गए और कोरिया के बीच में समझौता कराया।
तो ऐसे ही बहुत सारे देशों ने करवाया। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी को हम नॉन अलाइनमेंट से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जो नॉन अलाइन मूवमेंट था ये बिल्कुल अलग था इससे। तो ये न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म दोनों से आपको ये अलग करके रखना है, ठीक है। जो देश न्यूट्रलिटी को मानते हैं, इस चीज को अपनाते हैं, उन वो कभी भी हेल्प नहीं करते किसी भी वॉर को खत्म करने में, कभी हेल्प नहीं करते। मान लो दो देशों के बीच में वॉर हो रही है, तो ये जो न्यूट्रलिटी वाले देश हैं वो कभी जाएंगे ही नहीं उसमें। ना तो वो कोई समझौता करवाएंगे, ना उस वॉर को खत्म करवाने का प्रयास करेंगे, ना ये बोलेंगे कि ये सही है, ना ये बोलेंगे कि ये गलत है। ऐसी जो स्थिति होती है इसको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व, ना तो वो इन्वॉल्व होंगे उसमें वॉर में, और ना ही वो ये बोलेंगे, ना ही वो कोई पोजीशन लेंगे। यानी ना तो वो कोई पोजीशन लेंगे कि ये सही है या ये गलत है या क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं न्यूट्रलिटी। बट जो नॉन अलाइन कंट्री थी वो न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी को नहीं मानते। देखिए, नॉन अलाइन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर फॉर वेरियस रीजन। जो नॉन अलाइन कंट्री थी जिसमें भारत भी शामिल था, इन्होंने अपने आप को कई जगह पे ये युद्ध में वॉर में शामिल हुए, अलग अलग रीजन से। कई बार इन्होंने क्या करा, जो ये जो कंट्रीज थी जिनके बीच में वॉर चल रहा था, इन्होंने पूरा प्रयास किया कि वॉर को खत्म कराया जाए, एंड कराया जाए, ठीक है। और कई बार अगर वॉर चल रहा है, नहीं हो, एंड हो रहा, तो कम से कम उसके बीच में मीडिएटिंग वाली भूमिका तो निभाई, समझौता कराने का प्रयास तो कर किया। दुश्मनी जो इनके बीच में थी उस दुश्मनी को कम तो कराने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं होता। जैसे आइसोलेशनिज्म नहीं होता, ऐसे न्यूट्रलिटी भी नहीं होता। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको NIEO हम शॉर्ट में कहते हैं। देखिए क्या था कि जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, ये देश क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पुअर, यहाँ के लोग बहुत ही पुअर थे। यहाँ पे इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही मतलब बेकार आप कह सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी। इन देशों को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का दर्जा मिला हुआ था, जो बिल्कुल भी इनका विकास नहीं हो रखा था। तो ऐसे में क्या था कि इनके सामने चैलेंज था, जो नए आज़ाद हुए देश थे, कि वो अपनी जो जनता है, अपनी जो पॉपुलेशन है, उसको कैसे कैसे वो गरीबी से निकालें, ठीक है। कैसे उनको वो डेवलप करें, उनका विकास कैसे करें और उनको गरीबी से कैसे निकालें, ये इनके सामने चैलेंज था। तो ये जो आइडिया था, ठीक है, NIEO का, इसका मतलब ही यही था। ये इसी चीज को लेकर आया था कि कैसे इनको निकाला जाए, कैसे निकाला जा सकता है, इसके ऊपर था। तो जो नेम कंट्री थी, इनके जो नेम वाली कंट्री थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट वाली कंट्री थी, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इनके यहाँ पे जो मेजोरिटी थी उसको किस तरीके से मतलब वो गरीबी से निकालें, क्योंकि इनको दर्जा मिला हुआ था लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज का, जिसको LDCs हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का दर्जा मिला हुआ था, कैसे इनको इस समस्या से इनको निकालना था, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक ये आपके पेपर में आ जाता है, अंकटाड का फुल फॉर्म बताइए। तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो एक ये जो अंकटाड की जो मीटिंग हुई थी, इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, एक रिपोर्ट दी गई थी 1972 में। उसका टाइटल क्या था, टुवार्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए एक नई ट्रेड पॉलिसी की तरफ हमको जाना चाहिए। यानी हमें अपनी ट्रेड पॉलिसी जो है, या ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जो है, जो व्यापार का जो नियम है, उसको बदलना पड़ेगा। तो इसने कुछ सजेशन दिए, ठीक है। इसमें कुछ सजेशन दिए गए, कहा गया अगर इन सजेशन को अपना लेते हम, मान लेते हम, तो ये जो गरीब देश है इनको फायदा मिलेगा, यानी ये दो देश जो है ये विकास कर जाएंगे। तो ये सजेशन क्या थे, तो ये चार सजेशन थे। टोटल कितने सजेशन थे, चार सजेशन थे। आपके सामने ये स्क्रीन पे चार सजेशन रखे से समझिए। पहला सजेशन ये था कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में आप इसको देख रहे हो, या जो कम विकसित देश है, इनको कंट्रोल प्रोवाइड कर दो इनके नेचुरल रिसोर्सेज पे। जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तरीके से, ऐसे इनको भी कंट्रोल दे दो कि ये भी अपना मतलब अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाए। एक तो ये सजेशन था। दूसरा सजेशन क्या था, देखो इन देशों का व्यापार जो था वो वेस्टर्न मार्केट में नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अगर ये देश वेस्टर्न मार्केट में जाकर अपना व्यापार करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो इनके यहाँ पे बनते हैं उसको वेस्टर्न मार्केट में अगर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, समझ जाओ, उससे क्या होगा, इनको बेनिफिट मिलेगा, सीधा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन ये बता दिया था। थर्ड सजेशन क्या था, थर्ड सजेशन ये था कि जो ये जो LDCs जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, जो जिनको इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है,
इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो कि वेस्टर्न कंट्री है उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत महंगी महंगी मशीनें हैं, बहुत डेवलप्ड हैं वो, लेकिन ये देश डेवलप नहीं है। अब ऐसे में ये टेक्नोलॉजी दूसरे से लेते हैं, अगर दूसरे से खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास इतना पैसा होता नहीं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ऐसे में ये कहा गया कि अगर वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जो अपनी जो टेक्नोलॉजी इनको देते हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, उसकी प्राइस को कम कर देते हैं, तो उससे इन देशों को बेनिफिट होगा। तीसरा सजेशन ये था। चौथा सजेशन क्या था, देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में इनका रोल बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है इनका कोई रोल नहीं था गरीब देशों का। यहाँ से बड़े बड़े फैसले लेते थे बड़े बड़े देश, ठीक है, जैसे आईएमएफ हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो जाएगी, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जहां पे बड़े बड़े देशों की चलती थी। वो फैसला लेते थे, वो अपने हितों को, अपने फायदे को देख के फैसला लेते थे। अगर वहां पे इन देशों की भूमिका बढ़ा दी जाए, तो ऐसे में क्या होगा, इन देशों को फायदा मिलेगा। तो ये कुछ चार सजेशन थे, ये चार सजेशन आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि टाइम निकाल के आपको 2 दिन 4 दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।